अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो चैप्टर चल रहा था हमारा डायरेक्टिंग, और डायरेक्टिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि देखो जी, डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है। डायरेक्टिंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोगों का सुपरविजन यानी उनकी निगरानी करना, ठीक है, उनकी हौसला अफजाई करना और उनको लीड करना। किस चीज़ के लिए? जो भी तंजीम का मकसद है उसको पूरा करने के लिए, उसको हम डायरेक्टिंग कहते हैं। तो डायरेक्टिंग के अंदर मैंने आपको बता दिया था, डायरेक्टिंग के 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। उन एलिमेंट्स के अंदर मैंने आपको बताया था, एक एलिमेंट है सुपरविजन यानी निगरानी करना। दूसरा मैंने आपको बताया था मोटिवेशन यानी उनकी हौसला अफजाई करना। तीसरा मैंने आपको बताया था लीडरशिप, जो कि लीडरशिप आपको पता ही है, लीडर्स जो होते हैं हमारे, उनकी लीडरशिप का स्टाइल, वो बताया था। और चौथी चीज़ मैंने आपको बताई थी कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आकर मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। डायरेक्टिंग के सबक के अंदर हमने यहाँ पर डायरेक्टिंग के पढ़े थे एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स के अंदर हमने पढ़ा पहला नाम सुपरविजन, दूसरा नाम पढ़ा हमने मोटिवेशन, थर्ड नेम पढ़ा हमने लीडरशिप, और फोर्थ कंपोनेंट है कम्युनिकेशन। ठीक है जी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं किसके? डायरेक्टिंग के। इसके अंदर हमने लास्ट क्लास में आपको ये कंप्लीट करा दिया था, क्या नाम था इसका? लीडरशिप। ठीक है जी। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया था लीडर्स होते कौन हैं, लीडर्स की खुसूसियात क्या होती है, यानी उनमें क्वालिटीज़ क्या होती हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था लीडरशिप के स्टाइल्स। तो वो मैंने आपको स्टाइल भी बता दिए थे कि लीडरशिप में कौन कौन से स्टाइल होते हैं। ठीक है जी। अब चलते हैं मोटिवेशन की तरफ। तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम लोगों को एनकरेज करते हैं, यानी उनकी हौसला अफजाई करते हैं। और वो इसीलिए करते हैं कि उनकी हौसला अफजाई के ज़रिए वो लोग अपने जो मकसद है उसको पूरा कर सके। तो मोटिवेशन एक बड़ा अच्छा कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोगों की हौसला अफजाई का काम करेंगे। ठीक है जी। उनको एनकरेज करेंगे कि वो लोग अपने मकसद को, जो भी उन्होंने मकसद बनाया है, उस मकसद को पूरा करने में वो कामयाब हो जाए। तो मोटिवेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू कैसे होता है वो देखिए। सबसे पहले हम इस मकाम पर होते हैं, इस मकाम पर अनसेटिस्फाइड नीड। अनसेटिस्फाइड नीड का मतलब क्या है जी? कि आपकी जो ज़रूरत है अभी वो पूरी नहीं हुई है, अनसेटिस्फाइड है आप। तो अनसेटिस्फाइड होंगे तो क्या होगा? आप भी सोचिए, अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं और वो अभी मुकम्मल तौर पे हुई नहीं है, आप अभी उससे पूरे संतुष्ट नहीं हैं, तो मोटिवेशन का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगा, अनसेटिस्फाइड नीड्स। तो यहाँ पर हमारे पास अनसेटिस्फाइड नीड्स हैं। अब क्या होगा? अनसेटिस्फाइड नीड से आपको और हम सबको ही होती है टेंशन। मुझे नहीं, सबको। जब आप उस ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ पूरी नहीं होगी, तो उससे आपको क्या होगी? टेंशन होगी। अब कुछ लोग तो टेंशन की वजह से करते ही नहीं हैं आगे। ठीक है जी। कुछ लोग टेंशन की वजह से कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग उस टेंशन से ही और चीजें निकालते हैं। जैसे सबको ही होता है यार, छोटे बड़े लेवल पर हर इंसान को होता है कि जब भी आपकी कोई जरूरत, कोई चीज नहीं पूरी हो रही होती, या आपके जहन में कोई चीज ऐसी होती है कि यार ये कैसे करूंगा मैं काम, तो उससे आपके दिमाग में कुछ टेंशन आती हैं। ये एक इंसानी नेचर है कि टेंशन का आना। अब ज्यादा या कम कुछ उस टेंशन को अपने ऊपर बवाल समझ लेते हैं, और कुछ उन टेंशन से ही कुछ आइडियाज सर्च कर लेते हैं। इन टेंशन से आपके दिमाग में आएगा सर्च बिहेवियर।
टेंशन हो गई, हाँ जी टेंशन हो गई। अब आपका दिमाग चलना शुरू हुआ कि अब कुछ चीज ढूंढता हूं, सर्च बिहेवियर, यानी अब आप जांच पड़ताल करना शुरू करेंगे कि ऐसा करते हैं वैसा देखते हैं। ये सर्च बिहेवियर आपके अंदर आएगा कि मैं इसको देखूं ये क्यों आई है, और सर्च बिहेवियर से आप में आएंगे ड्राइव्स। ड्राइव्स का मतलब अब आप यहां पर अपने अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स लेकर आओगे, जिससे आपके जहन में कुछ नई नई चीजें आनी शुरू होंगी। जब ये ड्राइव्स आएंगी तो ये ड्राइव्स यानी जब नए नए जरिए और चीजें आपके जहन में आने लगेंगी, इससे आपकी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। और जब आपकी नीड सेटिस्फाई होगी तो आपकी जो टेंशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये पूरा एक मोटिवेशन का तरीका है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे बिल्कुल मायूस होकर ये सीधे से बैठे हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि पता नहीं हमने गलती तो नहीं करी कि 12वीं के अंदर हमने दाखिला ले लिया, पता नहीं हमसे होगा नहीं होगा। तो कोई इंसान आपका कोई भी असातिज़ा या आपका कोई दोस्त आपको आके कहता है अरे इतना क्यों सोच रहा है भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पास नहीं होंगे ना। हाँ इसी चीज का तो अफसोस है कि अगर हम 12वीं में रह गए तो क्या होगा। अरे कोई बात नहीं, दोबारा चांस मिलेगा, दोबारा कर लेंगे, थोड़े से इस बार कर लेंगे, थोड़े अगली बार कर लेंगे। अब इससे क्या हो रहा है, हमें थोड़ा सा हौसला अफजाई मिल रही है, मोटिवेशन मिल रहा है। या उसने कहा अरे देखो हमारे से पिछले वाले बैच के अंदर जो एक बच्चा था वो भी थोड़ा ऐसे ही सोच रहा था, लेकिन उसने इम्तिहान के अंदर अच्छी से तैयारी करी, तैयारी करने के बाद उसका तो इम्तिहान निकल गया। अब खुद सोचो जब उसका इम्तिहान निकल गया तो ये तुम्हारा भी निकल जाएगा। तुम में ऐसी कोई कमी थोड़ी है कि तुम मन बुद्धि हो, तुम तो माशाल्लाह अच्छे हो, जहन में पढ़ने में भी अच्छे हो। तो यहां से क्या हुआ कि अनसेटिस्फाइड नीड से मेरे दिमाग में टेंशन आई, टेंशन से मेरे दिमाग में सर्चिंग शुरू हुई, क्या करूं कैसे करूं, और उस सर्च बिहेवियर ने मेरे दिमाग में ड्राइव्स यानी अलग अलग आइडियाज डालने शुरू करे। अच्छा अब ऐसा कर लेता हूं, रोज का एक तरतीब बनाता हूं कि रोज आधा घंटा मुझे अपनी पढ़ाई को देना है, 1 घंटा मुझे अपनी पढ़ाई को देना है, और उसके अंदर मैं पढ़ाई करूंगा। ये तरीके मैं लेकर आया कि अभी इम्तिहान में कुछ वक्त बाकी है, क्यों ना मैं कुछ ऐसा तरीका अपनाऊं जिससे ये हो सके। उन ड्राइव से आप सेटिस्फाइड होंगे, रोज 1 घंटा निकालकर आप पढ़ना शुरू करेंगे, आपको भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा कि हाँ 1 घंटा पढ़कर बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ चीजें सीखने को भी मिल रही है, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मैं कर लूंगा। और ये सेटिस्फाइड नीड जब आपकी होंगी तो इससे आपकी टेंशन रिड्यूस हो जाएंगी और आप क्या हो जाओगे, मोटिवेट हो जाओगे। हाँ यहां पर आप मोटिवेट हो जाओगे। तो ये पूरा एक मुकम्मल तरीका है जिसके अंदर हम इस प्रोसेस को कहते हैं। इस प्रोसेस को आप ऐसे ही बना लीजिए और फिर आप इसको अपने अल्फाजों में लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि मोटिवेशन का प्रोसेस बताइए। समझ आ गई बात? आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब मोटिवेशन का दूसरा टॉपिक क्या है जी? तो मोटिवेशन का दूसरा टॉपिक यह है, मोटिवेशन का दूसरा टॉपिक ये है, क्या है कि मोटिवेट करने के लिए हमारे पास इंसेंटिव्स हैं। भाई तरीके क्या हैं आपके पास, लोगों को मोटिवेट करने के आपके पास तरीके क्या हैं? तो उनको हम बोलते हैं इंसेंटिव्स। जैसे आपने कहा भाई मैंने ज़बानी मोटिवेट कर दिया, कोई पैसों से मोटिवेट करेगा, कोई ओहदे से मोटिवेट करेगा। अलग अलग तरीके से अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाता है, क्योंकि यहां पर हम तंजीम के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम अफराद और इनके बारे में सोचेंगे। तो इंसेंटिव्स 2 तरीके के हैं, एक है फाइनेंशियल जिसको हम मॉनेटरी भी कहते हैं, मॉनेटरी यानी पैसों की शक्ल में, और दूसरे जो हमारे पास इंसेंटिव्स हैं जिससे हम लोगों को मोटिवेट करेंगे वो हैं नॉन फाइनेंशियल या नॉन मॉनेटरी। तो 2 किस्म के इंसेंटिव्स हैं, 2 तरीके के तरीके हैं, मेथड्स हैं लोगों को मोटिवेट करने के। तो मोटिवेट करने के आपके पास कितने तरीके हो गए? 2 तरीके हो गए, और वो तरीके क्या है? इंसेंटिव्स।
उनको एनकरेज करना। अब एनकरेज करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब आप सीधा सीधा ध्यान रखो, इसका ताल्लुक पैसे से है, पैसे से, ठीक है जी। और ये जो है इसका ताल्लुक पैसों से नहीं है, नॉन फाइनेंशियल, इसका ताल्लुक पैसों से नहीं है। हम दोनों ही तरीके अपनाकर लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बताओ क्या क्या तरीके हैं आपके पास जिससे आप लोगों को मोटिवेट करोगे। तो मैंने कहा देखो जी, मॉनेटरी तरीका जिससे मैं मोटिवेट कर सकता हूं वो क्या है, एक अच्छी सैलरी, सबसे पहला पॉइंट। यहीं से तो शुरुआत होती है कि अगर आप कोई अफराद, कोई मुलाजिमीन अपने पास रखते हो तो उसकी सबसे बुनियादी चीज उसकी पगार, उसकी सैलरी है। तो अगर आप उसको एक अच्छी हैंडसम सैलरी देते हो, एक अच्छी रकम देते हो, तो यहां वो मोटिवेट फील होगा, काम में मन लगेगा, काम को अच्छे से करेगा, ठीक है जी। तो ये बेसिक सैलरी है आपकी जो अच्छी होनी चाहिए, जिसमें उसकी जरूरतें पूरी हो जाएं, जिसको आपको अंदाजा होगा कि ये इंसान किस लेवल का है, इसकी क्या क्या जरूरत है, कितना इसको खर्चा चाहिए होगा। अच्छा जी, और क्या तरीका हो सकता है भाई? एक तरीका हो सकता है कि आप उसको मौके दर मौके बोनस दिया करें। हाँ, ईद है भाई, ईद का मौका है जी, लो भाई हमारी तरफ से यानी कंपनी की तरफ से आपको बोनस दिया जाता है, ये मिठाई के डब्बे पकड़िए दो और ये बच्चों के कपड़े ले जाइए, थोड़े से पैसे ऊपर से ले लीजिए, आप भी घूमने फिरने जाइए। वहीं आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बढ़ती चली जाएगी, आप कहेंगे माशाल्लाह भाई, ऐसे होने चाहिए हमारे एम्प्लॉयर, ये होते हैं, कितना ख्याल रखते हैं हमारा। कि त्यौहार का मौका था तो त्यौहार के मौके पे पगार से हटकर इन्होंने कुछ हमें एक्स्ट्रा चीजें दी जिससे हम मोटिवेट फील होंगे। मिलती है, सही। अच्छा जी, और क्या है पैसों की शक्ल में? भाई पैसों की शक्ल में जैसे आपने ये भी नाम सुना होगा, पेंशन। हाँ, ये भी रकमी शक्ल है कि भाई आप फला वक्त तक काम करेंगे, काम करने के बाद आपको कंपनी की तरफ से या तंजीम की तरफ से जब आप रिटायर हो जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद भी हम आपका साथ देंगे और आपको यहां पर पेंशन मिलेगी। और क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग, कि कुछ तंजीम ऐसी भी हो सकती हैं जो आपसे कुछ प्रॉफिट की शेयरिंग भी तय कर लेंगी कि भाई हम अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा आपको दिया करेंगे। हाँ, ठीक है जी। ये सब चीजें आपको पैसों की शक्ल में मिलती हैं जिससे आप मोटिवेट होते हो वक्तन फवक्तन। तो अच्छी सैलरी मिलना, बोनस मिलना, पेंशन मिलना, प्रॉफिट शेयरिंग मिलना, और आपको ये सब चीजें इसके अंदर दाखिल हैं। ठीक है जी। एक चीज और इसमें आप लिख सकते हैं जिसको हम प्रमोशन भी कहते हैं, मैं आपको बता भी चुका हूं, प्रमोशन। ठीक है जी। प्रमोशन प्रोग्राम्स जो होते हैं ये भी होते हैं जिसके अंदर आपको आपको पता है कि आपका जब मेयार और ओहदा बढ़ेगा तो उसके बाद आपकी सैलरी भी बढ़ेगी इस ओहदे पर जाकर। और एक पॉइंट लिख लीजिए, अलाउंसेस, भत्ता। कंपनी आपसे कह रही है हम आपको आने जाने का भी खर्चा देंगे। हाँ, अगर आप यहाँ से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हम आपको यहाँ से घर आने का खर्चा भी दिया करेंगे, आपके घर का किराया भी दिया करेंगे, आपको रहने के लिए घर भी दिया करेंगे। ये सब चीज़ें होती हैं अलग अलग जगहों पर, और ये सब चीज़ें फाइनेंशियल फॉर्म में होती हैं जिससे लोग मोटिवेट होते हैं। ये सब तरीके मोटिवेशन के हैं।
अब दूसरी शक्ल में आ जाता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं, यानी ये कुछ ऐसी शक्ल है जिसके अंदर आपको देखो पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन इन चीजों से भी आप मोटिवेट होंगे। जैसे क्या, जैसे आपको एक स्टेटस मिलना कंपनी के अंदर, ये है माशाल्लाह मेरा स्टेटस है कंपनी के अंदर, मुझे एक बड़े अच्छे मेयार की जॉब मिली हुई है, तो पैसा तो है ही, साथ में जो वो मेयार आपको मिला है वो आपको बड़ा मोटिवेट करता है कि मैं मैनेजर की पोस्ट पर हूं, मैं सुपरवाइजर हूं, मैं डायरेक्टर हूं, मैं क्या हूं, मैं स्टेटस की पोस्ट पर। तो स्टेटस बढ़ने से भी आप मोटिवेट फील करते हो कि अब मैं इस मकाम से और ऊपर चला गया हूं। अच्छा जी, और क्या होता है जी, रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन, हर साल हमारे मदरसे के अंदर एक सालाना जलसा होता है और उस सालाना जलसे के अंदर जो बेहतरीन एम्प्लॉय होता है उसको रिवॉर्ड दिए जाते हैं, उसको इनामात दिए जाते हैं। ऐसे ही हमारे में एक मदरसे में सालाना जलसा होता है, उसके अंदर जो बेहतरीन बच्चा पढ़ने वाला होता है उसकी हौसला अफजाई के लिए उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको गिफ्ट दिए जाते हैं। सिमिलरली यही चीज़ तंजीमों में भी होती है, तंजीम भी अपना एम्प्लॉय ऑफ द ईयर निकालती है कि हमारा साल का सबसे बेहतरीन एम्प्लॉय कौन था। अब उसकी जुस्तजू में सभी लगते हैं कि ये वाला जो रिकॉग्निशन है मुझे मिल जाए, इस साल मैं आ जाऊं बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के अंदर या बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के अंदर। उस जुस्तजू में सब काम करेंगे। मोटिवेशन मिला नहीं मिला, मिली आपको हौसला अफजाई, अब आप सब जम के एक दूसरे को काटने में लगे वो, बल्कि सुन सुन तू तो ऐसे गलत कर दे मजा आ जाएगा, उसको फंसाने में लगे वो कि इससे गलती हो जाए और तुम सामने जो है वो हाईलाइट हो जाओ। ऐसा करते हैं लोग एक दूसरे को, जब जब कंपटीशन होता है ना तो फिर दिमाग में ये चल रहा होता है मैं कैसे आगे बढ़ूं, ये नहीं सोचते इसको कैसे गिराऊं, ये सोचना पड़ेगा। ये बहुत आगे भाग रहा है, हाँ इसके पैर में कोई सुई हुई चुभा दो, उस दिन भाग ही ना पाए। तो ये चीजें होती हैं। तो इसके अंदर आप रिकॉग्निशन करो, लोगों को बड़ी हौसला अफजाई मिलती है। जिस दिन आपको वो टैग मिल जाएगा, जिस दिन आपको वो ट्रॉफी या मेडल मिलेगा, आप ऐसा समझो आपके लिए आगे के लिए ऐसे उम्मीदें जाग जाएंगी कि मैं और बेहतरीन, अब अगले साल तो ऐसा कर दूंगा, यूं कर दूंगा। ये चीजें होती है कंपनीज के अंदर, ठीक है जी। और नॉन फाइनेंशियल में हो गया आपके लिए एक गुड वर्किंग एनवायरनमेंट देना, गुड वर्किंग कंडीशन। ऑर्गेनाइजेशन तंजीम के अंदर आप जब घुसते हो तो घुसते आप कहते हो भाई मजा आ गया यहाँ पर, कुछ यहाँ घुसते ऐसा लगता है टेंशन ही खत्म हो गई। हाँ टेंशन ही खत्म हो गई। कैसे? अंदर जाती एक बेहतरीन एम्बियंस, बड़ा अच्छी सी तंजीम मेरी बनी हुई है, एयर कंडीशन है, सारी चीजों की चीजें मौजूद है, कोई इस तरह की दिक्कत परेशानी नहीं होती, काम करने में मन लगता है, मजा आता है, ठीक है जी। करियर डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट यानी आपकी तरक्की के बारे में भी सोचा जाता है, इससे भी मोटिवेट होंगे आप। हाँ आपकी तरक्की होगी जी, आप माशाल्लाह इतने सालाना पुराने हमारे एम्प्लॉय हैं, अब आपकी तरक्की के बारे में सोचा जा रहा है, आपको किस तरह से और आगे बढ़ाया जाए। ठीक है जी। तो ये सारी शक्लें हैं जिसके अंदर हम लोगों को अलग अलग तरीके से मोटिवेट करते हैं। अब कल को आप भी लोग हो सकता है एम्प्लॉयर बन जाओ, तो आपको भी चीजें ध्यान रखनी है कि मुझे कोशिश करनी है कि मेरे जो मुलाजिमीन हैं इनको मुझे इनकी हौसला अफजाई करनी है। हौसला अफजाई के तरीके अलग अलग हैं। एक तरीका और लिख लो नॉन फाइनेंशियल में, जॉब सिक्योरिटी। ये बहुत मतलब एक बड़ा अमल माना जाता है जिसके अंदर एक एम्प्लॉय काफी मोटिवेट भी फील होता है और मेरी नजर में फिर वो आगे जाकर सुस्त भी हो जाता है। दोनों शक्लें यहां पर, क्योंकि जब एक इंसान जिसको पता होता है कि जॉब सिक्योरिटी है, कि मतलब अब मैं या तो रिटायरमेंट पे निकलूंगा या मुझे कोई निकालेगा नहीं, तो यहां पर आकर इसका वो गलत फायदा भी उठा लेता है। फिर उसके अंदर लेजीनेस आ जाती है, मतलब उसको पहले ही फिक्र होती नहीं है अब यार मुझे निकालेंगे नहीं, मैं काम करूं ना करूं, कम करूंगा पगार काट लेंगे ना, निकालेंगे थोड़ी। तो यहां पर लेजीनेस आ जाती है जो अमूमन आपको सरकारी कामों में नजर आती होगी, क्योंकि सरकारी नौकरियों में जॉब सिक्योरिटी होती है ज्यादातर में, कि भाई आपको अब तय कर लिया अब आप रिटायरमेंट पे ही जाओगे यहां से, या अपना मन हो तो चले जाना, हम नहीं भेज रहे तुम्हें।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है थोड़ा सा लेजीनेस शो करते हैं कि काम किया कल कर देंगे, अरे परसों आ जाना, अरे कोई जबरदस्ती है, सरकारी काम है, तुम्हें पता नहीं कितने जल्दी कर देते हम काम, 3 दिन बाद आना। तो वो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। प्राइवेट जॉब के अंदर जॉब सिक्योरिटी बहुत कम दी जाती है कि आपको बोला जाए कि अब आप हमारे परमानेंट एम्प्लॉय हैं, क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉय बनते ही एक तो उसकी पगार बढ़ जाती है, पहली चीज, दूसरा फिर उसका ओहदा बढ़ जाता है। ये सब चीजें बढ़ने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को तो एक फायदा होता है, वो क्या होता है कि ये हमारा बेहतरीन मुलाजिमीन है, ये भागेगा नहीं। अब हमने इसको अब बोल दिया कि भाई तू देख यहां से जाएगा नहीं, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद शख्स है, तो वहां जॉब सिक्योरिटी बढ़िया रहती है। लेकिन कुछ लोग, मैंने बताया, इसका फायदा उठाते हैं कि हमें निकाला नहीं जाएगा, लिहाजा हम अच्छा काम करें या बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारी इसके अंदर दाखिल हो जाती हैं। रिकॉग्निशन देना, अच्छा एनवायरनमेंट देना, और ऐसे ही उनको आप जो और चीजें दे रहे हो वो यहाँ पर आ गई, रहने की जगह देना, बिजली का किराया देना, हेल्थ फैसिलिटी देना कि भाई आपकी हेल्थ का खर्चा भी हम उठाएंगे, आप बेफिक्र रहिए, अगर आप बीमार होते हैं तो वो सारी चीजें जो पैसों की शक्ल में जाएंगी वो यहाँ है, और जो बिना पैसों की शक्ल में जाएंगी वो यहाँ है, और दोनों ही तरीके आपकी हौसला अफजाई में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। मोटिवेशन का तीसरा और आखिरी पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो क्या है। एक भाई साहब थे जिनका नाम था अब्राहम मैस्लो। इब्राहिम नाम नहीं था बेटा, ठीक है, याद रखना, अब्राहम है, अब्राहम मैस्लो। भाई साहब ने मोटिवेशन की एक थ्योरी दी है, और काफी फेमस थ्योरी पढ़ाई जाती है स्कूलों के अंदर और यूनिवर्सिटीज के अंदर। नाम मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि नाम भी 1 नंबर के क्वेश्चन में कभी पूछ सकता है। अब्राहम मैस्लो, इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसका नाम पड़ा हायरार्की थ्योरी। हायरार्की का मतलब होता है सीक्वेंस, सीक्वेंस, हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन को लेकर भाई साहब ने पूरी एक थ्योरी दी है जो कि काफी फेमस थ्योरी है और बहुत ज्यादा पढ़ाई जाती है। हायरार्की नाम रखा है, हायरार्की का मतलब सीक्वेंस होता है, एक दर, फिर दूसरा ऊपर, फिर तीसरा ऊपर, फिर चौथा ऊपर, इसको सीक्वेंस कहते हैं। हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब हायरार्की वर्ड लिखा है ना, तो हायरार्की बनाई भी है भाई साहब ने। इन्होंने यही बताया है कि इंसान की पहले एक जरूरत पूरी होती है, फिर वो खुश होता है, मोटिवेट होता है, फिर उसकी दूसरी जरूरत पैदा हो जाती है, फिर वो उस पर खुश होता है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। इस तरह से जैसे जैसे उसके हर स्तर पर उसको मोटिवेशन मिलता रहता है वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है। और आप भी देखेंगे तो आप भी कहेंगे हाँ, काफी हद तक भाई साहब ने बात अच्छी करी है। ठीक है जी। आइए मैं इसका आपको पिरामिड बना के देता हूं। इन्होंने बेसिकली ऐसे एक पिरामिड ही बनाया है, एक पिरामिड, और इस पिरामिड के अंदर इन्होंने जरूरत के हिसाब से चीजें बनाई हैं। तो अब पहले छोटी छोटी बात याद रखिएगा। हायरार्की के अंदर जो इन्होंने सीक्वेंस बताया है कि पहले तुम्हारी ये जरूरत पूरी होगी, फिर ये, और जैसे जैसे तुम्हारी जरूरतें पूरी होती रहती हैं तुम मोटिवेट होते रहते हो। तो याद रखना इस हायरार्की में कुल 5 जरूरतों के बारे में भाई साहब ने बात करी है। 5 नीड्स, जरूरत, 5 नीड्स, 5 जरूरतों के बारे में बात हुई है यहाँ पे। ठीक है जी। अब उन 5 जरूरत को आप सीक्वेंस में याद रखना, ऊपर नीचे मत करना, क्योंकि इन्होंने जो वो चीज दी है वो सीक्वेंस में बताई है। ठीक है, मैं यहां पे बना के लिख रहा हूं, आप देखते रहना। सबसे पहली, नीचे सबसे पहली जो नीड है इन्होंने दी है उसका नाम है बेसिक नीड, बुनियादी जरूरत। चलो जी, इन्होंने कहा सबसे पहले तो तुम्हारी बुनियादी जरूरत से शुरू होती है। भाई कैसी बुनियादी जरूरत, कि अगर तुम एक एम्प्लॉय हो, एक मुलाजिमीन हो, तो तुम्हें एक अच्छी सैलरी मिलना ये तुम्हारा बुनियादी मकसद है। और अगर तुम एक आम जिंदगी में जी रहे हो तो वहां पर तुम्हारे लिए रोटी, कपड़े
और घर, ये बुनियादी मकसद है। तो सबसे पहले चाहे तुम एक मुलाजिमीन हो या एक आम इंसान हो, ये तुम्हारी बुनियादी जरूरत है जो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। तो अगर तुम किसी तंजीम का हिस्सा हो तो तुम्हें वहां पर एक अच्छी सैलरी मिले जिससे तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, घर का जो रहन बसर है वो हो सके, तो आपकी बुनियादी जरूरत पूरी हो गई। और अगर आप उसको आम जिंदगी में देखें तो आम जिंदगी का मकसद है कि रोटी, कपड़ा, मकान, जो आपकी बुनियादी चीजें वो आपकी पूरी हो रही हैं। तो समझ जाएगा आपकी पहली नीड पूरी हो गई। तो शुरुआत यहां से होगी। अगर किसी इंसान की ये बेसिक नीड ही पूरी नहीं हो रही तो आप इससे अंदाजा लगाइए वो मोटिवेट नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब दूसरी नीड पे चलते हैं। दूसरी नीड का नाम है भाई साहब सेफ्टी नीड। सेफ्टी। तो जब एक इंसान की ये चीज पूरी हो जाती है कि उसका बुनियादी मकसद पूरा हो जाता है, अब वो अपनी जिंदगी के अंदर सेफ्टी चाहता है, हिफाजत। तो ये उसकी अगली जरूरत है, हिफाजत की जरूरत। हिफाजत की जरूरत से अगर मैं एक मुलाजिमीन के लिहाज से बताऊं तो वो ये चाहता है मुझे नौकरी से ना निकाला जाए, मुझे जॉब सिक्योरिटी दे दी जाए कि भाई देखो तुम्हें आप नहीं निकालेंगे, जो कि मोटिवेट करने का एक तरीका है। तो यहां पर आप उसको मोटिवेट कर सकते हो। अगर वो अच्छा मुलाजिमीन है तो आप उसको अपने आप परमानेंट या फिक्स कर दीजिए कि देख भाई तुम्हें नहीं निकालेंगे, अच्छे से काम करो। तो उससे भी वो मोटिवेट होगा और कहेगा ठीक है अब मैं इसी तंजीम के लिए बना हूं, मरते दम तक इसी के लिए काम करूंगा और अच्छे से काम करूंगा, अगर उसमें ये रहा तो। और अगर मैं आम जिंदगी में सेफ्टी नीड की बात करूं तो मैं चाहता हूं मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, इन सबकी लाइफ सिक्योरिटी रहे, लाइफ जान की हिफाजत रहे। मैं ऐसे इलाके में, ऐसी जगह पर रहूं जहां पर कोई हम पे ऐसे कोई हमला ना कर दे। ठीक है जी, हमारे साथ ऐसा कोई हादसा ना आ जाए। तो यहां पर आपकी सेकंड नीड आती है जिसको बोलते हैं सेफ्टी नीड, यानी जान की हिफाजत की जरूरत। तो यहां पर आप मुलाजिमीन हो तो नौकरी की हिफाजत चाहते हो, और अपनी आम जिंदगी में हो तो आप अपनी लाइफ की हिफाजत चाहते हो जिसके अंदर आप और आपकी फैमिली दोनों आते हैं। उसने कहा जब आपकी यह जरूरत पूरी हो जाती है तब आपकी तीसरी जरूरत आती है। तीसरी जरूरत का नाम है सोशल नीड, सामाजिक जरूरत। सामाजिक जरूरत उर्दू में भी लिखना चाहें तो आप हाथों हाथ लिख सकते हैं। यह आपकी तीसरी जरूरत है जिसको समाजी जरूरत कहते हैं। यह क्या कहना चाह रहा है जी अब, भाई अगर ये मुलाजिमीन है तो अब ये सोशल नीड से चाहता है, सोशल नीड से चाहता है समाज में लोग इसको जाने, हाँ इसके भी कुछ दोस्त अहबाब हों, फ्रेंड्स, फैमिली, इलाके वाले, और ऐसे ही किसी कंपनी के जो दीगर लोग हैं उनके अंदर इसकी चर्चा हो, ये बात करे, सोशलाइज होना चाहता है। हाँ, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, मुलाजिमीन में इसके अच्छे कलीग्स हो, ये सब ये चाहता है, इसकी सोशल नीड के अंदर दाखिल होता है। इसी के लिए हम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं, हम फेसबुक पर जाते हैं, हम व्हाट्सएप पे जाते हैं, हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? ये हमारी सोशल नीड है। हम अब सोशल कनेक्शन चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा भी एक ग्रुप हो मुलाजिमीन का जो साथ में रहता हो, बात करता हो एक दूसरे के साथ, अपने दुखड़े सुनाता हो, खुशियां मनाता हो, वो सब चीजें। तो आप आपको क्या कर रहे हो, अब आप अकेले नहीं, अब आप सोशलाइज होना चाहते हो, समाज में जुड़ना चाहते हो। तो उसके लिए आपको ग्रुप चाहिए, लोग चाहिए, सोशल कनेक्शन चाहिए। ठीक है जी। ये जरूरत जब वो कह रहा है आपकी पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो अगली नीड आती है उसको बोलते हैं सेल्फ एस्टीम। और सेल्फ एस्टीम का मतलब आप देखिए, ध्यान से समझिएगा, सेल्फ एस्टीम का मतलब अब आप जो चाहते हो वो चाहते हो रिकॉग्निशन, अब चाहते हो आप ओहदा। और आती है ये चीज जब आपको पता चल गया 10 लोग आपको बाजार में जानते हैं, कंपनी के अंदर आपका एक चर्चा है,
आप अच्छे माने जाते हो, तो अब आप रिकॉग्निशन चाहते हो। अब आप क्या चाहते हो कंपनी से? स्टेटस। अब मुझे ओहदा मिलना चाहिए। हाँ, कंपनी के अंदर मैं जब कंपनी के अंदर जाऊं तो लोग मुझे सलाम करे, आ गए सर, आ गए सर, इस तरह से एक टैग लगा हुआ मेरे पास यहाँ पर, है ना जी। यहाँ पे एक बैच लगा हुआ जिसके अंदर मैनेजर लिखा हुआ, और मैं थोड़ा सा जरा तैयार व्यार होके बढ़िया से बिल्कुल वॉक करता हुआ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाऊं। अब ये आपकी जरूरत है, ये आपकी जरूरत में आ गया। अब तो अब आप एस्टीम नीड के अंदर क्या चाहते हो? रिकॉग्निशन, जो मैं आपको बता चुका। अब आप चाहते हो लोग आपको पहचान लें, आपको एक स्टेटस, आपको एक मेयार मिले अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब आपकी जरूरत यहां पर पहुंच गई है। बुनियादी सैलरी बढ़िया हो चुकी है, उसके बाद जॉब की सिक्योरिटी मिल गई है, उसके बाद सोशल कनेक्शन और आपके ग्रुप भी बन गए हैं, उसके बाद अब आप ये चाहते हो कि अब ऑर्गेनाइजेशन में मेरा कुछ अप्रूवल होना चाहिए, एक ओहदा। हाँ, कितने साल से काम कर रहा हूं, मेरा कोई ओहदा ही नहीं बन रहा, तो अब मुझे कोई स्टेटस मिले। ठीक है जी, कुछ अथॉरिटीज हो मेरे पास, हाँ, मुझे भी कुछ हक मिले इसके अंदर। और इसके बाद जो आपकी लास्ट नीड आती है उसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यह आपकी सबसे आखिरी नीड कहलाती है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब साफ है, अब आप तरक्की चाहते हो, अब आप अपनी ही कंपनी चाहते हो। कब तक मुलाजिमीन बन के रहूंगा? अब कुछ अपना ही कर लेता हूं, मैं भी अपनी एक कंपनी खोल लेता हूं। ठीक है जी, ये यहां पर आकर आपके अपने पर्सनल गोल भी हो सकते हैं। पर्सनल मतलब जितना आपके अंदर पोटेंशियल है, अगर आप अपनी बना सकते हो अपनी बना लो, या इसके अंदर एक बड़े ओहदेदार बन जाओ कि भाई मैं अब कंपनी का हिस्सेदार बनना चाहता हूं। हाँ जी, आज मैं इस स्तर पर पहुंच गया हूं कि मुझे अब कंपनी में हिस्सेदारी चाहिए। ठीक है जी, तो इसके अंदर आपकी सारी अपनी जाती ख्वाहिशात आ गई। अब आपकी जाती, आप अपनी कंपनी बनाना चाहते हो अपनी बना लो, अपनी नहीं बनाना चाहते, आप चाहते हो कंपनी के अंदर मेरी हिस्सेदारी आ जाए, वो आपकी भी कुछ भी डिजायर हो सकती है। अब तो आपकी कुछ भी हो सकती है, साल का कंपनी मुझे इतना दे, घुमाने के लिए पैसे दे, मेरे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाए, सब चीजें आ गई इसके अंदर आपकी। यह आपका बिल्कुल हाईएस्ट लेवल है, हाईएस्ट मतलब इसके ऊपर आपकी खुद सोच ही नहीं चल रही कि इससे ऊपर मुझे कुछ चाहिए, बस अब मुझे यही चाहिए। हाँ, यह आपकी हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट, हाईएस्ट पोटेंशियल। बस मुझे, बस वो होती ना आपस में बात कर रहे होते हैं, बस तेरे भाई का ये काम और हो जाए, बस बस आगे बस लग रही होती है, लेकिन बस खत्म नहीं होती उसकी। इंसान के अंदर ये तो होता है, बस ये और होने दे, अब तो मेरे वैसे भी 30 साल कंपनी में पूरे होने वाले, बस ये गए और मैं आया इनकी जगह, बस एक बार मेरी कंपनी खुल जाए, बस एक बार मैं अपना काम सेट कर लूं। तो ये सारी जो आपकी बस और ट्रेन है ना, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में आती है, जो बेसिकली आपकी सेल्फ डिजायर है, आखिरी डिजायर, कि बस आप अब इस मकाम पे जाना चाहते हो, इतनी ग्रोथ और इतनी तरक्की करना चाहते हो, वो आपकी ये है। तो अब ये सबका अलग अलग होता है, कोई उसी कंपनी में रहकर चाहता होगा कि बस मैं अब इस मुकाम पर और पहुंच जाऊं, और कोई चाहता होगा मैं अपनी कंपनी बना लूं। तो ये सबकी जरूरतें अलग अलग हैं, याद रखिएगा। अब मैस्लो ने हायरार्की का मतलब क्या है? सीक्वेंस, ये सीक्वेंस दिया है आपको, ये सीक्वेंस इसी तरह से याद रखना है कि भाई जब तुम्हारी बुनियादी जरूरत पूरी होगी तो मोटिवेट होंगे, तो तुम्हारी अगली नीड होगी मुझे सेफ्टी मिले। जब तुम्हारी सेफ्टी की नीड पूरी हो जाएगी तो तुम्हारा फिर मोटिवेशन आएगा, तुम कहोगे अब मुझे चाहिए सोशल कनेक्शंस। जब तुम्हारी ये जरूरत भी पूरी हो जाएगी, फिर तुम्हें मोटिवेशन चाहिए होगा, तो तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा जब तुम्हारी एस्टीम नीड्स पूरी होंगी। और जब तुम्हारी एस्टीम नीड पूरी हो जाएंगी, फिर तुम्हें मोटिवेशन चाहिए होगा, तो मोटिवेशन तुम्हें यहां से मिलेगा कि अब मुझे फाइनली उस मुकाम पर जाना है। इस तरह से आपकी जरूरत पूरी होती रहती है और आप मोटिवेट फील करते रहते हो। और आप किसी ऐसे शख्स से मिलोगे भी तो आपको महसूस भी होगा कि उन्होंने इसी तरह से धीरे धीरे अपनी चीजों को पूरा किया है, कि शुरुआत में कुछ था ही नहीं, पढ़ाई करी, लिखाई करी, एक अच्छी नौकरी मिली या कुछ काम शुरू करा, उनकी बुनियादी जरूरत पूरी होने लगी। पहले उन्होंने बनाया, हमारे पास 3-4 ही मुलाजिमीन थे, थोड़ा बहुत हम कमा लिया करते थे। उसके बाद हमारे काम में तरक्की होने लगी, लोगों को हमने जॉब सिक्योरिटी दी, फिर लोगों में हमारी चर्चा हुई, हमारा एक मकाम तय हो गया, और आज हम कंपनी को बहुत ऊपर के स्तर पर ले गए हैं, बल्कि हर साल सोच रहे होते हैं और तरक्की कैसे करें। तो ये जो है इसके अंदर
मोटिवेशन के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। अब आ जाइए सुपरविजन पर। सुपरविजन हमारा एक और एलिमेंट। सुपरविजन का मतलब होता है ओवरसीइंग, निगरानी करना, निगरानी करना। तो सुपरविजन के लिए बाकायदा आप एक शख्स को मुतय्यन करते हैं लोगों के लिए, जिसका नाम होता है सुपरवाइजर। जी, ये इसका काम ही अपने मुलाजमीन की निगरानी करना होता है। आप भी इस ओहदे पर जा सकते हो किसी कंपनी में कि आप भी उस कंपनी के सुपरवाइजर हो, तो आपका काम नहीं करना, आपका काम उनकी निगरानी करना है, उनको चेक करना है काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो पकड़ना है, समझाना है, उनको मोटिवेट करना है आपको, और कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनकी और हौसला अफजाई करनी है। ये एक सुपरवाइजर के काम होते हैं। ठीक है जी। तो सुपरविजन के अंदर इसके जो सबक जो खोला, तो सुपरवाइजर के जो फंक्शंस हैं उसकी हम एक लिस्ट बना लेते हैं कि एक सुपरवाइजर के क्या क्या काम होते हैं। ठीक है जी। तो सुपरवाइजर के फंक्शंस यानी सुपरवाइजर के काम क्या क्या होते हैं, बस हमें इतना ही याद रखना है इसमें क्या काम करता है ये। तो भाई पहला काम इसका हो गया, ये लिंक है। लिंक का मतलब आप समझ गया, बीच में है किस किस के, मैनेजमेंट के और वर्कर के। लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। ये असल में मुलाजमीन जो हमारे काम कर रहे हैं बिल्कुल निचली सतह पर, उनके बीच में, और जो हमारी कंपनी का मैनेजमेंट है जो पूरा बंदोबस्त देखता है, ये उन दोनों के बीच में आता है। अहम रोल है इसका बहुत। यहां से सारी चीजें, सारी गाइडलाइंस यहां से मिलेंगी और काम करवाना है इनसे, और इन दोनों के बीच में ये कनेक्शन है जिसका काम है इनसे काम कराना और इनकी निगरानी करना और इनकी मांग को पूरा करना और इनकी फीलिंग्स को समझना। ये सारे काम सुपरवाइजर करेगा, क्योंकि ये वर्कर मैनेजमेंट से डायरेक्ट कुछ नहीं कह सकते। तो इनको बीच में जो भी अपने दुखड़े सुनाने हैं वो सुपरवाइजर को सुनाने हैं, और सुपरवाइजर ही इनको मोटिवेट करने का काम करेगा। ठीक है जी। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, और क्या काम करेगा, तो आसान लिख देते हैं, गाइडिंग द वर्कर्स। हमारे मुलाजमीन को गाइड करना, मुलाजमीन को गाइड करना भी इसी का काम है। ठीक है जी। हाँ, वक्तन फवक्तन जो भी चीजें उनको चाहिए, टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना है, मशीन का इस्तेमाल कैसे करना है, काम को किस तरह से करना है, ये पूरी चीजें सुपरवाइजर उनको बताएगा। ठीक है जी। उनके अंदर उनकी एबिलिटीज को पैदा करेगा जिससे वो वर्कर अच्छे से काम कर सके, परफेक्टली काम कर सके। तो ये काम भी सुपरवाइजर का है, अपने जो भी मुलाजिमीन, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको वक्तन फवक्तन गाइड करना और उनसे बेहतर से बेहतर तरीके से काम करवाना, ये काम है इसका। ठीक है जी। तीसरा काम क्वालिटी फीडबैक। क्वालिटी फीडबैक, क्वालिटी फीडबैक के अंदर है कि एक सुपरवाइजर का ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि अपने वर्कर की परफॉर्मेंस को चेक करना, कि जो हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं वो किस सतह पर काम कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, जो कि उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, और वहां से ये पता लगाना कि वो काम प्लानिंग के मुताबिक कर रहे हैं या नहीं। तो यहां से उनकी क्वालिटी चेक होती है, क्वालिटी कि जो प्लान और जिस तरीके से इनको सिखाया गया था ये उसी तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। तो यहां पर उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना
ये क्वालिटी आउटपुट कहलाता है या क्वालिटी फीडबैक। चौथा और एक और पॉइंट लिख लीजिए, काफी है ये वाला पॉइंट। आइडियल एटमॉस्फेयर, यानी एक एटमॉस्फेयर आप समझ रहे हैं, ठीक है जी, एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल बनाना। कैसा माहौल बनाना कि जिसके अंदर लोग आराम से अपने काम को अंजाम दे सकें। एक ऐसा माहौल बनाना जिसके अंदर अगर वर्कर को कोई परेशानी है तो वो अपनी परेशानी सुपरवाइजर को बता सके। अगर कोई जहन में उनकी ख्वाहिश है, कोई आइडिया है, कोई विश है, तो वो भी वो उनको बता सके, जिससे सुपरवाइजर उनकी बात को मैनेजमेंट तक पहुंचा सके। ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा माहौल बनाना है जिसके अंदर हमारे वर्कर्स हमारे साथ फ्रीली बात कर सके, कि अगर उनको कुछ भी बात रखनी है तो वो हमें बता सके। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा माहौल बनाया जाता है, इतना रिजिड, इतना सख्त माहौल होता है कि उसके अंदर किसी को किसी से बात करने की भी इजाजत नहीं होती, तो उसके अंदर वर्कर्स अपनी बातों को अपने अंदर ही रखते हैं, वो दूसरे को जाहिर भी नहीं कर पाते, उसके असरात काम पर पड़ते हैं। ठीक है जी। तो सुपरविजन में हमें सिर्फ ये बात याद रखनी है कि सुपरवाइजर कौन है और उसके क्या काम है। लास्ट पे चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है कम्युनिकेशन। लास्ट हमारा जो एलिमेंट है जिसका नाम है कम्युनिकेशन, और ये काफी इंपॉर्टेंट है इस पूरे सबक में। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, 10वीं क्लास में भी पढ़ा था। दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में बातों का, ठीक है जी, जज्बातों का आदान प्रदान, यानी एक से दूसरे के पास जाना, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक दूसरे के आइडियाज शेयर करना, एक दूसरे के व्यूज शेयर करना, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बातों को शेयर करना, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। हमने 10वीं में भी पढ़ा था, कम्युनिकेशन दोनों तरीके से होती है, रिटन भी होती है और ओरल भी होती है, लिखत में भी होती है और ओरल भी होती है। जैसे टेलीफोन पर बात करेंगे तो वो ओरल कम्युनिकेशन है, और अगर हम किसी को खुतूत लिखेंगे तो वो रिटन कम्युनिकेशन है। तो लेटर, खुतूत, ये सब रिटन कम्युनिकेशन कहलाती हैं, और जबानी बात करना, ये सब हमारी ओरल कम्युनिकेशन कहलाती है। तो दो या दो से ज्यादा लोग जब आपस में एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज, अपने फीलिंग्स, अपने व्यूज, अपने अंदाजे, अपने जो भी नजरियात हैं, वो एक दूसरे के साथ जब शेयर करते हैं तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है जी। इतना आपने पहले भी पढ़ा था। कम्युनिकेशन के अंदर एक सेंडर होता है जो मैसेज भेजता है। सेंडर जिस शक्ल में मैसेज भेजता है उसको एनकोडिंग कहते हैं। ये 10वीं में भी बताया था, मैं इसलिए छोटा छोटा बता देता हूं आपको। एनकोडिंग, एनकोडिंग के बाद यहां पर आपका मैसेज होता है, जो भी उसके अंदर आपने लिखा होता है। ठीक है जी। एनकोडिंग क्या है, वो लैंग्वेज है जिसके अंदर सेंडर ने अपनी चीज भेजी है, और मैसेज के अंदर वही जो भी बात आपने लिखी होगी। ठीक है जी। मैसेज के बाद ये जो लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है उसको डीकोडिंग कहते हैं, और डीकोडिंग से ये चीज किसके पास पहुंच जाती है, रिसीवर के पास, रिसीवर के पास। ये पूरा कम्युनिकेशन का क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है जी। तो एक भेजने वाला, एक हासिल करने वाला, मैसेज हो गया, बीच में आप कोई भी मोड इस्तेमाल कर सकते हो, फोन, खत, व्हाट्सएप, जो भी है। अब होता क्या है, यहां पर मैसेज में नॉइस आ गई, नॉइस। ठीक है जी। यहां पर क्या आ गई, नॉइस आ गई। सर नॉइस का मतलब क्या है, बाधाएं हैं ये। हाँ, ये एक तरीके की बीच में आने वाली कम्युनिकेशन को, जिससे हमारा कम्युनिकेशन वीक हो जाता है या हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाता, ये वो चीजें हैं। ठीक है जी।
तो उसके अंदर यहां पर ये चीजें आती हैं। तो ये नॉइस की वजह से हमारा कम्युनिकेशन वीक हो जाता है। जैसे मैंने बात करी आपसे, अब अचानक से नेट में कोई प्रॉब्लम हो गई और हम बात नहीं कर पाए, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं बताया जा रहा हूं, आप कह रहे हो सर आवाज नहीं आ रही, ये कम्युनिकेशन में एक किस्म का बैरियर है। ऐसे ही मैंने आपसे बात करी, बातों के अंदर मैंने कुछ अच्छे वाले अल्फाजों का इस्तेमाल कर दिया जिन अल्फाजों का आपको मायने ही नहीं पता था, तो ये भी बैरियर है कम्युनिकेशन में, कि जो बात मुझे पहुंचानी थी वो आप तक तरीके से नहीं पहुंची। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपको जो अगला टॉपिक करना है वो कौन सा टॉपिक है, उसका नाम ही बैरियर्स है, और उस बैरियर को आप बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि इम्तिहान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो बैरियर्स। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन में आने वाली रुकावटें, जिनको हम क्या कहते हैं, बैरियर्स। ये है हमारे कम्युनिकेशन में आने वाली रुकावटें, जिससे हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाता या बेहतर नहीं हो पाता। तो ये याद रखिएगा, 4 हैं ये 4, बहुत ध्यान से याद रखिएगा इन नामों को, ये आपके इम्तिहान के लिए बड़ा कीमती क्वेश्चन है। ये कम्युनिकेशन में आने वाली रुकावटों की किस्में क्या है, किस्में, पहले का नाम है सिमेंटिक, पहला बैरियर सिमेंटिक, दूसरे का नाम है पर्सनल, ये आपका जाती है, जाती, और तीसरा जो है वो है साइकोलॉजिकल, नफ्सियाती, और चौथा है ऑर्गेनाइजेशनल, तंजीमी बैरियर। ठीक है जी, तो ये 4 नाम हैं, बस अब आप सिर्फ आराम से समझते हुए चलिए इनमें कौन कौन सी रुकावटें आती हैं। ठीक है जी, बहुत ध्यान से, जिससे आप चारों में फर्क कर सकें कि किस बैरियर के अंदर क्या चीज है। तो सिमेंटिक बैरियर कौन से हैं याद रखिए, ये वो रुकावटें हैं जो किसी अल्फाज की वजह से, बॉडी के जेस्चर्स, समझ रहे हैं आप, इशारे, इनकी वजह से, या अलग अलग सेंटेंसेस की वजह से आते हैं। यानी कुल मिला के इसका जो ताल्लुक है वो आपकी लैंग्वेज, आपके वर्ड और आपके बॉडी के इशारों से है। ये सिमेंटिक बैरियर है। ठीक है जी, ये सिमेंटिक बैरियर है जो इन वजूहात की वजह से रुकावट पैदा करते हैं। ठीक है जी, तो इनका ताल्लुक इन चीजों से, अल्फाजों से, बॉडी के जेस्चर से, इन सब से। अब वो आपसे कहेगा, जैसे मिसाल के तौर पे बताओ सिमेंटिक बैरियर की कोई किस्म, तो आप कहोगे वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग, एक अल्फाज जिसके कई कई मायने होते हैं, ये एक किस्म का सिमेंटिक बैरियर है। सर कैसे कह सकते हो कि बहुत सारे अल्फाज होते हैं जिनके बहुत सारे अलग अलग मायने होते हैं, खुसूसन इंग्लिश में। ठीक है जी, बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनके अलग अलग मायने होते हैं। मैंने वो वर्ड बोला, आप उसका दूसरा मीनिंग ले गए, बात खराब हो गई, कम्युनिकेशन रहा ही नहीं। फिर आप बाद में मुझसे बोल रहे हो, अरे सर आपने तो ये कहा था, तो मैंने कहा भाई मैंने तो उसका मतलब ये बोला था, तो वो बात कम्युनिकेशन नहीं हुई, रुकावट आ गई उसके अंदर। तो बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग। एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे इंग्लिश में ये लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने, कोई मुझे पढ़ के बताएगा? मैंने इंग्लिश में जो वर्ड लिखा है क्या है ये? क्या है ये वर्ड? मिनट। सही पढ़ा माशाल्लाह आपने। मैंने बोला नहीं, मेरे जज्बात थे, मैंने बोला नहीं, मैंने लिख दिया। मिनट का मतलब टाइम से होता है नहीं होता? हाँ जी, लेकिन पता है इसको माइन्यूट भी पढ़ते हैं। हाँ, यही तो गंदा खेल है इंग्लिश का। इसको कहते हैं माइन्यूट, और माइन्यूट का मतलब होता है छोटा। अरे मैं तुम्हें टाइम नहीं बता रहा था, मैं तो कह रहा था छोटा है, और तुम ले गए वक्त, हो गया काम खराब।
तो इस तरह से हमारे जो अल्फाजों में बैरियर पैदा होते हैं उनको सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। अल्फाजों की वजह से, मैं तुमसे इशारा कर रहा था, तुमने मेरे इशारे चेहरे से पढ़ लिए और आपका चेहरा बड़ा गुस्से में था, मैंने कहा अच्छा तुम्हें कैसे पता लगा लिया कि आपकी बॉडी से लग रहा था, लेकिन बॉडी के रिएक्शन कुछ और थे। तो कई मर्तबा ऐसा होता है। तो डिफरेंट, एक वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग हो गया। फॉल्टी ट्रांसलेशन, फॉल्टी ट्रांसलेशन। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ कमी रह जाती है जिसकी वजह से हम प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। जैसे इंसान कहता है कि वो कुछ बताना चाह रहे थे लेकिन वो जाहिर नहीं कर पाए किस तरह से बताना था, तो वो अपनी बात को सही से रख नहीं पाया। फॉल्टी ट्रांसलेशन हो गई, इस वजह से भी सिमेंटिक बैरियर हो जाते हैं। और यहां पर आप एक और वर्ड लिख सकते हो जिसको हम कहते हैं टेक्निकल जार्गन। नाम थोड़ा जबरदस्त है, अगर आपको याद रह जाए, वरना आप टेक्निकल वर्ड्स भी लिख देना, टेक्निकल जार्गन। ये क्या मतलब होता है? कुछ ऐसे तकनीकी अल्फाजों का इस्तेमाल करना जिसका मायने हमें पता ही नहीं है। जाओ तुम अपनी बात कहते रहो, हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। एक तो वो हो गया कि आपने कुछ अल्फाज इस्तेमाल करे जिनके मतलब अलग अलग थे, मैं गलत ले गया, और कुछ ऐसे अल्फाज जिसका मुझे पता ही नहीं था ये टेक्निकल वर्ड है। जैसे टेक्निकल वर्ड में मैंने एक वर्ड लिखा टैरिफ, तारीफ नहीं है बेटा, टैरिफ, ठीक है, स्पेलिंग लगेगी तुम्हें तारीफ जैसी, टैरिफ। एग्जाम्पल, कितने बच्चों को टैरिफ का मतलब पता है बताओ? किसी को पता है टैरिफ का मतलब? टैरिफ किसी को भी नहीं पता? नहीं पता, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, टेक्निकल वर्ड है तभी तो हमारी मिसाल काम करेगी। अगर आपको पता होगा तो फिर फायदा क्या है। टैरिफ, टैरिफ, टैक्स किस किस को पता है? टैक्स, टैक्स तो पता है ना, सुनी हुई चीज है, सरकार हमसे जो वसूल करती है। टैक्स की एक शक्ल है टैरिफ, लेकिन एक टेक्निकल वर्ड है। ये जो बंदे जो टैक्स के डिपार्टमेंट में होंगे उनको जल्दी समझ आ जाएगी, या जो इसको कभी पढ़ा होगा। अब जिसने, आम इंसान ने कभी नहीं पढ़ा, आप उसको टैरिफ टैरिफ तारीफ तारीफ करते रहो, कुछ समझ में नहीं आना उसको, जबकि आप अपनी बात सही रख रहे हो, लेकिन आपने अल्फाज का इस्तेमाल ऐसा करा है जो उसको समझ नहीं आ रहा। तो एक किस्म का टैक्स है ये टैरिफ, ठीक है जी। तो इस तरह से होता है सिमेंटिक बैरियर। दूसरे कौन से बैरियर हैं जी? पर्सनल, ये तुम्हारे जाती हैं मेरे भाई, तुम्हारे जाती, ये आपके जाती बैरियर्स हैं, जाती रुकावटें हैं। जैसे क्या आएगा जाती रुकावट के अंदर? जैसे क्या आएगा जाती रुकावट के अंदर? आपका अपना जाती, जैसे आपका कॉन्फिडेंस ना होना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मुझ में बात करने की है ही नहीं, खुद एतमादी ही नहीं है कि मैं बात कर पाऊंगा, ठीक है जी। हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, मैं बात नहीं कर पाऊंगा उनसे, वो सामने खड़े होंगे, मैं, मेरी बोलती बंद हो जाती है, ब्लैंक हो जाता हूं, कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा, ऐसे हो गया। दूसरी चीज अनविलिंगनेस। अब ये क्या चीज है जी अनविलिंगनेस? अरे इस शख्स को भगाओ यहां से, मैं इससे बात नहीं करना चाहता। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, मैं चाहता ही नहीं इससे बात करना, तो कैसे कम्युनिकेशन होगा? और ये आपका अपना पर्सनल जाती बैरियर है। होता है ना काफी लोगों से, मैं इनसे बात करना नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? वो कुछ भी हो सकता है, मुझे इन पे भरोसा नहीं है, ये ठगू किस्म के इंसान हैं, ये सिर्फ लगाई बुझाई करते हैं, जो भी बात है आपके सामने। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, आप उनसे बात करना ही नहीं चाहते। और तीसरी चीज लैक ऑफ या फियर ऑफ चैलेंज। कई बार होता है लोगों को चैलेंज लेते हुए डर लगता है कि ऐसा तो नहीं है मुझे कोई जिम्मेदारी मिल जाएगी और मैं कर नहीं पाऊंगा। ये भी आपका अपना पर्सनल बैरियर है, जिसकी वजह से आप अपने सुपीरियर से बात नहीं करते। जब भी देखते हो वहीं से कट्टी हो जाते हो, वहीं से भाग जाते हो। क्यों भाग जाते हो? आपको लग रहा है मुझसे बात करेंगे ना, मुझे पक्का कुछ काम दे देंगे और मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा। आपको उस चीज का डर है। ये भी आपका अपना जाती बैरियर है, जिसकी वजह से आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे।
साइकोलॉजिकल बैरियर कौन सा बैरियर है? जिसका ताल्लुक आपके माइंड से है। किससे है? आपके माइंड से। ठीक है जी। जैसे इसके अंदर क्या आएगा जी? प्री मेच्योर इवैल्यूएशन। प्री मेच्योर इवैल्यूएशन, ये क्या मतलब है? अरे अंदाजे लगाते हो ना, अंदाजे, वही है ये अंदाजे। प्री मेच्योर, बात करने से पहले ही दिमाग में बैठा के बैठे हुए थे, काम को सुनने से पहले ही जजमेंट, अरे पता है मुझे वही काम देंगे, अरे मुझे पता है ये मुझे बोलेंगे ही कुछ ना कुछ। ये प्री मेच्योर इवैल्यूएशन, हुआ कुछ नहीं है लेकिन माइंड आपका क्या कह रहा है आपसे कि नहीं, इससे अरे भाई ये ऐसा ही है। तो यहां पर आप अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करोगे किसी के साथ अगर आपके दिमाग में पहले से उसको लेकर कुछ चीजें डेवलप हुई हुई हैं। इसको प्री मेच्योर इवैल्यूएशन कहते हैं। पहले से अपने आप को जज कर लेना, यूं हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वरना यूं हो जाएगा, ये सब चीजें। और साइकोलॉजिकल बैरियर में एक और चीज जिसका ताल्लुक आपके दिमाग से ही रहता है वो है लैक ऑफ अटेंशन। पूरा लेक्चर खत्म हो गया, भाई साहब पीछे से खड़े होकर पूछ रहे हैं अरे कौन सा टॉपिक चल रहा था ये? तो आगे से जवाब मिलेगा मेरे भाई पूरी रामायण खत्म हो गई, तुम पूछ रहे हो राम कौन है? इस तरह से दिया जाता है फिर। तो पूरा चैप्टर खत्म हो गया, अटेंशन, ध्यान ही नहीं था, अपने पल्लू से खेल रहे हैं, कुर्ते से खेल रहे हैं, दाढ़ी में हाथ डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं और यूं कर रहे हैं। हाँ अरे सबक पूरा हो गया, माशाल्लाह सबक पूरा हो गया। कौन सा सबक था भाई? ये है लैक ऑफ अटेंशन, जो आपका साइकोलॉजिकल बैरियर है। ये सबक के अंदर भी होता है, और जब हम कंपनीज में काम करते हैं और उसके अंदर हमें कोई चीज सिखाई जा रही होती है और उसके अंदर हम अटेंशन नहीं दिखाते तो वहां भी ये चीज हमें होती है। और लास्ट पॉइंट इसमें लिख लीजिए, डिसट्रस्ट, यानी दूसरे इंसान पर आपको यकीन नहीं है, आप उससे कम्युनिकेट नहीं करोगे ना उसकी सुनोगे। डिसट्रस्ट, इसका ताल्लुक भी आपके जहन से है कि आप उसको सही नहीं मानते। एक तो हो गया कि वो है ही नहीं सही, लेकिन आप मानते नहीं हो जहनी तौर पे ये सही शख्स नहीं है, या किसी ने आपके कान में आके बोल दिया देखो वो जो शख्स है ना उससे बात नहीं करना, ताल्लुक का सही नहीं है ये, बस अब आपके जहन में बैठ गया, अब आप नहीं करोगे कम्युनिकेट। लास्ट तरीका देख लो जल्दी से, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जिसका ताल्लुक तंजीम से है। अब तंजीम में भी कुछ ऐसे बैरियर होते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। वो क्या है? टफ रूल्स। यस, खतरनाक रूल्स बने हुए हैं जिसकी वजह से आपस में कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती ही होती है। आपको बात करनी है अपने सुपरवाइजर से करिए, ऊपर जाके कोई बात नहीं करेगा। आपको कोई चीज कहनी है आप इनसे कहिए। ये सब चीजें बैरियर्स भी पैदा कर देती है, यानी कुछ सख्त कानून बनाए जाते हैं तंजीमों के अंदर जिसकी वजह से हम फ्रीली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बैरियर स्टेटस आता है। हमारी तंजीम में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका एक बड़ा स्टेटस होता है, जैसे मैनेजर है, हाई रैंक पर है, और कोई लो रैंक पर है, तो वो अपनी बात नहीं कर पाएगा उससे। वहां पर आकर जो आपको चीज सताती है वो स्टेटस है, अरे नहीं यार वो बहुत बड़े मकाम पे है, मैं उनसे बात नहीं कर पाऊंगा। तो यहां जो आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे वो स्टेटस की वजह से, और ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटस ही होते हैं। आप टॉप पर हो, वो मिडिल पर है, और सबसे आखिरी वाला तो लोअर पर है, और तुम तो कहीं हो ही नहीं, माशाल्लाह तुम तो बहुत ही नीचे हो। तो इंसान स्टेटस के चक्कर में भी, क्योंकि तंजीम में स्टेटस बने हुए हैं, तो आप अपने स्टेटस की वजह से भी एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। होता है, हर जगह होता है तंजीमों के अंदर, अरे मैं उनसे बात नहीं कर पाऊंगा, वो भाई बहुत बहुत बड़े मेयार के आदमी हैं वो, हाँ वो तो मुझे गर्दानेंगे भी नहीं, मुझसे बात भी नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं, और ये बैरियर्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है जी। तो ये 4 किस्म के बैरियर हैं, सिमेंटिक, पर्सनल, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल। पेपर के लिए आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझिए। और यहां पर एक मेरा आंसर ओरली सुन लीजिए, वो आपसे कहेगा कम्युनिकेशन में आने वाली रुकावटें बताइए। आप बड़े अच्छे से इन रुकावटों को लिखिए। लिखने के बाद आपसे कहेगा अब अगला क्वेश्चन जो होता है, बेहतर कम्युनिकेशन कैसे किया जाए। अब आपसे सजेशन मांगेगा, कहेगा सुझाव दीजिए। अब वो सुझाव इतने आसान हैं कि अगर आप इसको सही से पढ़ लोगे तो आप कहोगे सुझाव आसान है। जैसे सुझाव नंबर 1, बात करने से पहले कंसल्ट कर लो। बात करने से पहले मशवरा कर लो, कंसल्ट कर लो एक दूसरे से। ठीक है जी।
कि ये बात करने का सही टाइम है, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं। इससे क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में उसको लेकर कुछ खलत मलत नहीं होगी। ठीक है जी। दूसरा तरीका, बात करो तो क्लैरिफाई कर दो। क्लैरिफाई यानी अपनी बात को सही तरीके से रखो, पूरा मैसेज और मुकम्मल चीज उस तक पहुंचाओ, सही अल्फाजों का इस्तेमाल करो। ठीक है जी। तीसरा तरीका, एक अच्छे लिसनर बनो। याद रखना, सुनने की आदत बहुत जरूरी है आप में। अगर आप सिर्फ बोलने का शौक रखते हैं तो बहुत मुश्किल है आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, गुड लिसनर, सुनने वाले बनिए। पहले बात को सुन लीजिए, फिर अपनी बात कहिए। एक और सजेशन, एक सुझाव मैं देना चाहता हूं, अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं, प्रॉपर फीडबैक। जैसे मैंने आपको कोई मैसेज दिया, मैसेज के बाद आप अपना रिप्लाई दीजिए ना, हाँ समझ आया, नहीं समझ आया, दोबारा बता दो। इससे क्या होगा, अब हमें पता चल जाएगा कि हमारा कम्युनिकेशन कैसा हुआ। अगर आप फीडबैक नहीं दोगे या मेरी तरफ से फीडबैक नहीं आएगा, एक ही तरफ से बात चल रही है, दूसरी तरफ से कोई इंसान कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, तो कम्युनिकेशन बहुत वीक है, याद रखिएगा। तो एक प्रॉपर फीडबैक मिलने से अंदाजा हो जाता है कि हमारी बात पहुंच गई। ठीक है जी। और प्रॉपर चैनल्स का यूज करना कम्युनिकेशन के अंदर, यह भी एक अच्छा सुझाव है। सही चैनल का इस्तेमाल करना, जो चैनल हमारी बात को वहां तक पहुंचा दे। तो अगर आपसे सुझाव पूछे जाए, आप अच्छे अच्छे सुझाव दो इन सबके अगेंस्ट। अच्छे लिसनर बनो, अच्छे बात को पूरा सुनो, बात करने से पहले कंसल्ट करो। ठीक है जी। और ये सब चीजें जो इसके अंदर आपने पढ़ी हैं, अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल करो जिससे बात को रखा जाए। और ये भी जरूरी है, जिससे आप बात कर रहे हो उसके मुताबिक बात करना भी बहुत बड़ा कम्युनिकेशन कहलाता है। वही वाली बात हो गई कि जैसे मुझे इंग्लिश के बारे में कुछ पता नहीं और मैं इंग्लिश में बात करूं तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसको कोई बहुत अच्छा स्टाइल नहीं माना जाएगा, इसको अच्छा कम्युनिकेटर नहीं कहेंगे। तो अच्छे कम्युनिकेटर बनने के लिए आप अपनी जनता यानी पब्लिक के मुताबिक बात करें, जो लैंग्वेज में उनको बात समझ आए। ठीक है जी। तो ये करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा बनेगा। तो इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में नया सबक शुरू होगा, इस सबक को आप अपना पूरा कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या कह रहे हैं? जी बताइए। इम्तिहान के अंदर आप इन उर्दू इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे मैंने आपको पॉइंट्स दिखवाए, आप पॉइंट्स को इंग्लिश में लिख दीजिएगा और अपनी जो तफसील है वो उर्दू में लिख दीजिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। उर्दू के लिए फिर देखिए, आपको एक काम कर देते हैं, आप जो है ना काम कर लो, वो क्या है कि आप अपने पास जो है वो बिजनेस की बुक की पीडीएफ डाउनलोड कर लो। तो जो टॉपिक में यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसको उर्दू में वहां देख ले करो आप। ठीक है ना? ये टॉपिक उर्दू में बता दीजिए। हाँ ठीक, चलो ऐसा कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो आज के आपको टॉपिक कराए ना, इसको पहले मैं उर्दू में बता दूंगा क्या क्या है। ठीक है ना? जी जी बताइए। ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक किस चीज से है? ऑर्गेनाइजेशन का जो ताल्लुक है वो ऑर्गेनाइजेशन के सख्त रूल्स की वजह से है और उसके स्ट्रक्चर यानी ढांचे की वजह से है। इदारा होता है, इंस्टीट्यूट। बाकी ऐसा कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, आपको पहले उर्दू में मैं स्क्रॉल करके दिखा दूंगा क्या क्या टॉपिक हमने इंग्लिश में पढ़े थे, फिर हम अगला सबक शुरू कर लेंगे। लेसन एक बार देख